हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 13 जुलाई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जो भी हमारे बीपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का आर्टिकल जो है, हमने फर्स्ट आर्टिकल आज जो डिस्कस करने के लिए लिया है वह है टू मार्क इमरजेंसी सेंटर टू ऑब्जर्व जून 25 एट संविधान हत्या दिवस। 25 जून को गवर्नमेंट द्वारा संविधान हत्या दिवस को डिक्लेयर किया गया है। ये मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन के एलिगेशंस के चलते यह स्टेप लिया है, और यहाँ पे जो अपोजिशन है उनका भी कहना है कि मोदी गवर्नमेंट मर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एवरीडे इन लास्ट 10 ईयर्स। तो इन पॉलिटिकल चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन में यह जो संविधान हत्या दिवस है, इसे जो मनाया गया है 25 जून को, यह किस लिए मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हम 25 जून को क्या हुआ था। तो 25 जून 1975 को जो है 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा। और जो यह कब से कब तक था, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह इफेक्ट में रहा था इमरजेंसी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी का प्रोविज़न किस पार्ट में है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह पार्ट 18 में इमरजेंसी का प्रोविज़न है। और यह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न मेंशन किया गया है। और इसे किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और कितने तरह की इमरजेंसीज हैं हमारे देश में, तो टोटल 3 टाइप्स की इमरजेंसीज हैं। और अगर हम इन टाइप्स की बात करें तो एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हम अगर बात करें तो जो नेशनल इमरजेंसी है वह कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 जो है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है, यहाँ पे 3 केसेस में लगते हैं। एक आपका हो जाता है वॉर, एक हो जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड थर्ड आर्म्ड रिबेलियन। इन तीनों केसेस में लगते हैं नेशनल इमरजेंसी। और सेकंड पे जो आपका स्टेट इमरजेंसी है वो किस केस में लगता है, तो अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होने पर आपका स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। और स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है 356। 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, 356 आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 360। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस को बताया गया है, जो कब लगता है, तो देश में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सिचुएशन हो जाने पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है, जो अब तक नहीं लगा है और ये लगना भी नहीं चाहिए। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, कितने टाइम्स इसे लगाया जा चुका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो तीनों इमरजेंसीज हैं इन्हें कौन डिक्लेयर करता है, तो इन्हें जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। इन तीनों को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, जिसमें नेशनल इमरजेंसी को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के बाद ही इसे प्रेसिडेंट लागू करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये जो रिटन रिकमेंडेशन है कैबिनेट का, इसे कब इंक्लूड किया गया था, तो इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस प्रोविजंस को ऐड किया गया था कि कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के बाद ही जो है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को लागू करेंगे। और साथ ही जो है मिनेरवा मिल केस जो 1980 में था, इस केस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिए। नाउ चलिए अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं।
ये आर्टिकल है, इस ये नीति आयोग का जो अभी रिसेंटली एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो उससे रिलेटेड है कि इस जो इंडेक्स है नीति आयोग ने अभी रिसेंटली जो जारी किया है, इसमें केरला और उत्तराखंड टॉप पर है, जबकि बिहार का कंडीशन जो है सबसे बुरा है, यानी बिहार यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मर है। तो चलिए अब हम इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो इंडेक्स है इसे नीति आयोग जारी करती है, नीति आयोग का यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे जो है सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के प्रोग्रेस को एनालिसिस करने के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया था। और यह जो नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इसमें टोटल 113 इंडिकेटर्स एंड 16 एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है इन पे यह जो इंडेक्स है यह जारी किया जाता है। 113 इंडिकेटर्स और 16 एसडीजी गोल्स पर यह इंडेक्स जारी करते हैं, और इसमें जो है 0 से 100 तक का जो के बीच का स्कोर दिया जाता है, और इस स्कोर में जिस स्टेट का स्कोर जितना ज़्यादा होता है तो उसका प्रोग्रेस उतना अच्छा समझा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह जो जारी किया गया है इंडेक्स 2023-24 का यह जो एडिशन है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का कितना स्कोर है। तो इंडिया का इसमें कंपोजिट स्कोर है 71, और यह जो स्कोर है इसमें अगर हम 3 गोल्स की बात करेंगे, गोल 1, गोल 8 एंड गोल 13, ये तीनों गोल की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों गोल्स में जो है इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये गोल 1 बात करता है इसमें नो पॉवर्टी, गोल 8 में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गोल 8 है, और गोल 13 आपका हो जाता है क्लाइमेट एक्शन। तो इन तीनों में जो है इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर है, इसलिए इन तीनों गोल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की। और अगर हम स्टेट एंड यूटीज की बात करें तो यहाँ पे जैसा ये ग्राफ है, उत्तराखंड और केरला टॉप पर है, फिर तमिलनाडु है एंड गोवा है और हिमाचल प्रदेश है। ये तो हो गए टॉप स्टेट्स। और अगर हम बॉटम स्टेट्स की बात करें तो बिहार जो है सबसे बॉटम में है, 57 स्कोर है इसका। और बॉटम 3 स्टेट्स को हम देख लेते हैं, तो बॉटम 3 स्टेट्स में है नागालैंड, झारखंड एंड ये आपका बिहार, जिसमें बिहार आपका सबसे निचले पायदान पर है, इसका स्कोर ओनली 57 है। ये तो बात हो गई स्टेट्स की। अगर हम यहाँ पे यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में जो टॉप पर कौन है, तो इसमें टॉप पर है चंडीगढ़ और बॉटम पर है लद्दाख। और यहाँ पे अगर हम बात करें, लद्दाख का स्कोर फिर भी 65 है, जो बिहार से फिर भी बेटर है। तो हमने यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लिया कि इंडिया का स्कोर 71 है। इसमें 3 गोल्स हैं, गोल 1, गोल 8, गोल 13। इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये तीनों गोल्स में इंडिया का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है, जिसमें गोल 13 क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। और यूनियन टेरिटरीज में भी मैंने आपको बताया नागालैंड जो है टॉप पर है, और यहाँ पे और सॉरी नागालैंड नहीं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पर है, लद्दाख बॉटम पर है, और बिहार जो है हमारा सबसे निचले पायदान पर है। और अगर हम यहाँ पे कुछ और देखें, जैसे अगर आप बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो नीति आयोग जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो वाइस चेयरपर्सन है श्री सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी, ये हैं अभी वाइस चेयरपर्सन। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है डीरेगुलेटिंग नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अपकमिंग बजट में फर्टिलाइजर्स के सेक्टर में रिफॉर्म्स मुश्किल है, और भी चीज़ों की बात की गई है। तो चलिए अगर हम इसको आगे देखते हैं। यह जो आर्टिकल है
इसमें अगर हम बात करें तो इसका ये कहा जा रहा है कि अपकमिंग यूनियन बजट जो जुलाई 23 को जारी किया जाएगा इज अनलाइकली टू इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म्स इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, with the BJP failing to secure a parliamentary majority and facing a strong opposition. Significant changes in the pricing and subsidy structure for fertilizers such as urea and other non-urea fertilizers are not expected. यानी अभी जो बजट आना है अपकमिंग यूनियन बजट, उसमें यह जो ऐसा कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में कुछ अच्छा रिफॉर्म देखना मुश्किल लग रहा है। तो इसके बैकग्राउंड को अगर हम देख लें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने जो है historically controlled fertilizers prices to support farmers with specific price regulations for urea and informal price controls for non-urea fertilizers. This policy aims to balance the need for affordable agriculture inputs with the fiscal burden of subsidies. तो इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स की प्राइस को कंट्रोल किया है, जिसमें यूरिया के लिए स्पेसिफिक प्राइस रेगुलेशन और ये जो नन यूरिया है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्राइसिंग किए गए हैं। और इस पॉलिसी का एम है अफोर्डेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नीड और सब्सिडी के फिस्कल बर्डन को बैलेंस करना। और अगर हम इसका बात करें कि हमारे बीपीएससी के लिए इस टॉपिक की क्या रिलेवेंसी है, तो ये जो कुछ की एरियाज हैं फोकस करने के लिए वो है गवर्नमेंट का अप्रोच टू फर्टिलाइजर्स प्राइसिंग एंड सब्सिडीज, एंड जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है ऑफ मेंटेनिंग और अल्टरिंग दीज पॉलिसीज, ये पॉलिसीज को के लिए जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और थर्ड हो जाता है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डीरेगुलेटिंग सर्टेन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। नाउ हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने आपको करंट फर्टिलाइजर्स प्राइसिंग एंड सब्सिडी स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया है। इसे आप एक बार नोट कर लेंगे और इन्हें देख लेंगे कि यूरिया और नन यूरिया फर्टिलाइजर्स का क्या करंट फर्टिलाइजर प्राइसिंग और सब्सिडी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट नीचे है इंफॉर्मेशन प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट प्राइस। उसके बाद है पाथवे टू रिफॉर्म्स, यानी क्या पाथवे हो सकता है रिफॉर्म का। तो जैसे डीरेगुलेशन ऑफ नॉन सब्सिडाइज फार्मर फर्टिलाइजर्स, a potential reform could involve deregulating fertilizers not covered under any subsidy, simplifying the registration process and implementing automatic registration for new products that meet basic quality criteria। यानी इसमें इसका पोटेंशियल रिफॉर्म ये हो सकता है कि वैसे फर्टिलाइजर्स जो किसी सब्सिडी के अंदर ना हो उनका डीरेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई करना और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करना फॉर न्यू प्रोडक्ट्स जो बेसिक क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करता हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की बात की गई है कि यह जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स मॉडल है ये इन्वॉल्व करता है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू क्वालिटी parameters and truthful labeling could be extended to all fertilizers not subsidized by the government. This approach has already seen success with over 100 water soluble fertilizers products launched since 2015। यानी यह जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का जो मॉडल है यह जो 2015 में से लॉन्च किया गया था, अभी तक इसके 100 जो मॉडल्स हैं वो सक्सेस हो चुके हैं। इसलिए इस मॉडल को जो है हमें फर्दर आगे भी वैसे फर्टिलाइजर्स जो सब्सिडाइज नहीं है उन तक एक्सटेंड करना चाहिए, यहाँ पे ये बात की जा रही है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाई वैल्यू न्यूट्रिशन एंड इफिशियंसी। यह जो आपका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है एंड लिक्विड फर्टिलाइजर्स ये ऑफर करते हैं हायर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स। यानी हमारे जो ट्रेडिशनल फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स है उनके मुकाबले ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो है हाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफर करते हैं और इनका जो कॉस्ट है ये जरूर ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इनका जो इफ़िशियंसी है हायर इफ़िशियंसी और इनका जो टारगेटेड एप्लीकेशंस है वो इसके हाई कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन है कि द करंट फर्टिलाइजर पॉलिसी इन इंडिया characterized by controlled pricing and substantial subsidies is unlikely to see major changes in the near term
due to political and economic considerations. However, targeted reforms such as deregulation, non-subsidized fertilizers, and promoting high efficiency products like water soluble fertilizers could offer a balanced approach to supporting agricultural productivity while मैनेजिंग फिजिकल प्रेशर्स। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे फिर से और इसे नोट भी कर लेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। नाउ चलिए अब हम प्लेसेस इन न्यूज की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे यूएसए को। तो ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में यूएसए कहाँ है? तो यूएसए आपका है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो है ये किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है? यह नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में है मैक्सिको। नाउ एक बार हम अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे लेक्स को देख लेते हैं। 5 ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में आपके कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉर्डर पर यहाँ पे लाई करते हैं। और ये 5 फ्रेश वाटर लेक्स कौन से हैं, इनका नाम है, तो ये आप जानते हो तो अच्छी बात है। लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, थर्ड है लेक ह्यूरॉन, फोर्थ है लेक इरी एंड फिफ्थ है लेक ओंटारियो। और अगर हम इन 5 लेक्स की बात करें, ये 5 लेक्स जो है नॉर्थ अमेरिका में है और ये 5 लेक्स यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के बॉर्डर पर लाई करते हैं। और इसमें सबसे अगर हम लार्जेस्ट लेक की बात करें तो लेक सुपीरियर जो है आपका सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक है इन 5 में। और इन 5 लेक्स में सिंगल जो केवल लेक मिचिगन ही है जो केवल यूनाइटेड स्टेट्स में ही लाई करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 लेक्स जो है, इन 5 लेक्स में केवल लेक मिचिगन जो है केवल यूनाइटेड स्टेट्स में लाई करता है। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो, ये चारों जो है दोनों में लाई करते हैं। और यहाँ पे हमने अभी ये भी देखा कि लेक सुपीरियर जो है सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? तो सेकेंड लार्जेस्ट है लेक ह्यूरॉन, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है लेक मिचिगन, फोर्थ लार्जेस्ट हो जाता है लेक इरी एंड ये स्मॉलेस्ट हो जाता है। इन 5 में ये स्मॉलेस्ट है लेक ओंटारियो। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपने यहाँ पे BCW का अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखा है तो आपने वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब देंगे कि सिटी ऑफ स्मोक किसे कहते हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को देखा है तो आप इजीली इसका आंसर करेंगे, सिटी ऑफ स्मोक किसे कहते हैं, जो इन्हीं लेक से रिलेटेड है। तो चलिए इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को डिक्लेयर किया है। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस को डिक्लेयर किया गया है। तो आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारे देश में कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो चलिए इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।